This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। आज बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की इंटीग्रेशन के बाद हमारी कैपिटल मार्केट कितने ज़्यादा बेनिफिट हमारी इकॉनमी को पहुंचाएगी। आम तासुर तो ये है कि एक बड़ा अच्छा और अहम कदम है। ये वो चीज़ है विच वॉज लॉन्ग ड्यू और बड़े सही टाइम पे सही वक्त पे ये इंटीग्रेशन हुई है और इसके ज़रिए हमारी मईशत को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद पहुँचेंगे। एक तरफ तो जो ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम है रिटेल इन्वेस्टर्स, कोई 2.5 लाख के करीब है, इसमें इजाफा होगा। दूसरा फिर लिस्टिंग के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, हम अक्सर कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करते थे, अगर 559 कंपनीज़ लिस्टेड हैं तो एक्टिव कोई हार्डली 300-350 है। नई लिस्टिंग कितनी ज़्यादा होगी, और ख्याल तो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मज़ीद लिस्टिंग हम देखेंगे। फिर इसके अलावा इन्वेस्टर अवेयरनेस के हवाले से अक्सर बातें की जाती थी कि जी पाकिस्तान में हमारे इन्वेस्टर्स को एज सच अवेयरनेस नहीं, उनको पता नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो इसके फ़वाइद क्या होंगे। बाय लार्ज अगर हम देखें कराची स्टॉक एक्सचेंज की पिछले 10 साल की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, जो रिटर्न्स हैं तो बाय लार्ज ये 20% से ज़्यादा हैं, जो कि अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ यहीं इंडिया चाइना की बात कर लें तो पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आती है। ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नदीम नकवी साहब ने, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के। नदीम साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। ये फरमाइएगा कि इंटीग्रेशन हुई लॉन्ग ड्यू, अब इसके बाद जो वे फॉरवर्ड है, हाउ डू यू सी दिस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? देखें, कोई भी कैपिटल मार्केट जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि रियल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। और कैपिटल मार्केट के दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। आज की गुफ्तगू शनीद आपसे बहुत दिनों बाद हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि पहली चीज़ तो ये होती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जब कंपनीज़ को चाहिए होता है तो अमूमन वो बैंकों के पास नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बैंकों के डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकते हैं। दुनिया भर में यही सिलसिला है। तो कंपनीज आती हैं पब्लिक के पास, पब्लिक से वो अपने शेयर्स पब्लिक को देती हैं, उनसे पैसा लेती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये एक डायरेक्ट इकॉनमी का बेनिफिट इससे होता है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो साइकिल जो होती है इकॉनमी की वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होती है। इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन जो होती है मुल्क के अंदर वो बढ़ती है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे पॉपुलेशन के अंदर इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। दूसरी तरफ ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है इकॉनमी में उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने को मिलता है। वैसे अगर आप एक आम इन्वेस्टर को देखें तो क्या करता है, बैंक में चला जाता है, सोना रख लेता है, अगर उसे ये फिक्र हो रही है कि शायद रुपी डिप्रिसिएशन में ज़्यादा जाए तो डॉलर रख लेता है, या नेशनल सेविंग स्कीम्स के कुछ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं जो कि ईज़िली आपको लिक्विडेट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसको जल्दी नहीं कर सकता है इंसान लिक्विडेट। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्टोरिकली दुनिया भर में हमने ये देखा है कि इन्वेस्टर्स के पास जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलता है, और जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने ओवरऑल रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है पिछले 10 साल में, जैसे आपने खुद फरमाया। आपने जैसे अभी बात की नेशनल सेविंग स्कीम्स के हवाले से बात की, फिर बॉन्ड्स के हवाले से बात करें, रियल एस्टेट में करें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में, कैपिटल मार्केट में, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मसाइल वगैरह एज सच हुकूमत को डिसीजन लेना है, हमारे रेगुलेटर्स को डिसीजन लेना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जान लगा दी है किसी तरह से इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। बड़ा रेजिस्टेंस मिला उन्हें, लेकिन वो भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह SECP ने भी उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, हमने मिल के हमारा जो KYC का रिक्वायरमेंट है, कोई भी अगर इस मार्केट में आना चाहता है वो काफ़ी सख्त हो गया है, बल्कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बराबर हो गया है, और इतने आसानी से कैश में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके अलावा भी जो नो योर कस्टमर की सारी ड्यू डिलिजेंस है, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई गवर्नमेंट का बंदा कर रहा है
तो एक फ्लैग आ जाता है कि इसको ज़रा और अच्छी तरह देखें। अगर कोई इंडिविजुअल फॉरेनर कर रहा है उस पर फ्लैग आ जाता है, इसको अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करें। तो हमारे यहाँ भी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके बरक्स अगर आप चले जाएँ नेशनल सेविंग सेंटर, तो उसमें एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है और अप टू 5 मिलियन रुपीज़ यानी 50 लाख रुपए कैश लोग जमा करा देते हैं, एक फॉर्म भर के अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगा के। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, मगर मुझे समझ है क्योंकि दूर दराज इलाकों में नहीं होती वहाँ पे, दूर दराज इलाकों में एक्चुअली कोई और जगह ही नहीं ना, बैंकों की रीच नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इस मुल्क में नहीं है। शहरों में अगर हो रहा हो तो फिर ये इस यहाँ पे हुकूमत को देखना चाहिए कि इसको लेवल किस तरह किया जा सकता है। इसी तरह रियल इस्टेट को आप देख रहे हैं, रियल इस्टेट जो है कहा जाता है कि रियल इस्टेट जो है इनकम टैक्स अवॉइडेंस का बेहतरीन जरिया है। तो अब इस तरह से तो फिर आपकी कैपिटल मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से आगे बढ़ नहीं पाएगी। अंडरस्टैंड। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स के हवाले से आज से 10 साल पहले भी मैं आपसे यही बात करता था कि कैसे हम इस चीज़ को बढ़ाएं। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि जी अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें तो वहाँ बाय एंड लार्ज रिटेल इन्वेस्टर्स की परसेंटेज 70% से ज़्यादा ही है। पाकिस्तान में क्या वजूहत हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को हम नहीं बढ़ा पाए, और अब जब फॉर्मेशन हो गई है, इंटीग्रेशन हो गई तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस की, यू बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, हाउ वुड यू कैटर टू दिस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आएँ और फिर जो सेविंग कल्चर है वो डेवलप हो ना पाकिस्तान में? जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स की जो यहाँ पे कमी है उसके एक्सट्रिंसिक कुछ रीज़न हैं जो कि इंडस्ट्री के कंट्रोल से बाहर हैं, और कुछ इंट्रिंसिक हैं जो कि इंडस्ट्री की अपनी ही स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। जो बाहर हैं उसमें सबसे बड़ा तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत लो है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द मेन रीजन, यस, कि फाइनेंशियल लिटरेसी को हमें बहुत लो है। और हमारे यहाँ कुछ इस तरह है कि अगर किसी के पास फ़र्ज़ कीजिए कि 5 लाख रुपए जमा है तो वो अब रख देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें करता रहता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक चीज़ होती है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको फोकस तरीके से हम अब डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं SCCP के साथ मिलके कि हम जगह जगह कैपिटल मार्केट हब्स खोलने का प्लान बना रहे हैं। एबटाबाद में खुल गया है, इंशाल्लाह ताला अगले 3 महीने में पेशावर में खुलेगा। फर्स्ट वन वाज इन एबटाबाद। जी हाँ, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में पेशावर में खोलना है, फिर सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा हम कवर करेंगे। तो और पूरा एक दो और चीज़ है कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि SCCP यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी सेमिनार्स वगैरह, इसमें आप लोगों के कराची स्टॉक एक्सचेंज के पहले, अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आपके भी लोग मैंने देखा था कि बाय एंड लार्ज वो आते थे और अवेयरनेस दे रहे थे स्टूडेंट्स को कि यू कम एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। देखिए, इसमें ये सारा क्वेश्चन स्केल का है। इस मुल्क में तकरीबन 25 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, 180 मिलियन की आबादी है, 25 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। 50% उसके तो ऐसे हैं जिनके पास सेविंग है ही नहीं, बिकॉज सब्सिस्टेंस लेवल पे हैं, तो उसका रह जाता है 12-12.5 मिलियन हाउस होल्ड। 60% आबादी जो है वो हमारी रूरल है, तो 40% आबादी अर्बन रह जाती है। आप उस हिसाब से ले लें तो रह जाते हैं 5 मिलियन हाउस होल्ड। 5 मिलियन हाउस होल्ड्स के अंदर अगर हम 20% लोगों को भी पहुँच जाएँ, उनके पास पहुँच जाएँ हाउस होल्ड्स के हिसाब से, तो वी आर टॉकिंग ए गुड 1 मिलियन हाउस होल्ड जिसको कैनवस हमें करना चाहिए। उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो इनॉर्मस हैं, क्योंकि हम अब एक प्रॉफिट मेकिंग इदारा है, हमारे शेयर होल्डर्स हमसे यही पूछते हैं कि भाई ROE क्या हुआ मेरा, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो एक नेशनल लेवल के ऊपर एक फ़ंड होना चाहिए जो कि SCCP के अंडर या मिनिस्ट्री अपने पास रखे या स्टेट बैंक से मिलके करे। फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेयरनेस जनरेशन के लिए एक मैसिव स्कीम चाहिए हमें, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल इस वक्त की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए। बिल्कुल, और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। अब से 4-5 साल पहले अर्न्स्ट एंड यंग ने एक स्टडी की थी कि जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम $2000 को टच करता है या उससे ऊपर जाता है, तो अगले 10 से 20 साल तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, क्योंकि बोथ कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स को फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एसेट्स, उसकी अवेयरनेस आना शुरू होती है, और उसके लिए एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। दैट्स राइट। तो हमने बात की हुई है कई यूनिवर्सिटी से, हम IBS से भी बात कर रहे हैं कि उनके जो कोर प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट एक मॉड्यूल फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर डालें। दैट्स ग्रेट। अच्छा,
जब भी कैपिटल मार्केट की बात की जाती है, ख़ास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज की जब भी हम बात करते थे, लोग ये कहते थे कि जी देखें, अगर हम उस वक्त की कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है। फिर अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि जी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी कैसे है, इसलिए कि अगर हम टोटल कैपिटलाइजेशन की बात करें इस वक्त, तो हमारी इकोनॉमी अगर 257 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टॉक एक्सचेंज की है वो हार्डली 25% 25% ऑफ और इकोनॉमी है। सही है। एक वक्त था कि 46% तक पहुंच गई थी, ये कम हुई है। सही। हाउ टू मूव अहेड विद दिस? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रियलिटी को सामने रखना चाहिए कि 95% से ज़्यादा जो हमारी बिजनेसेस हैं वो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ हैं, और वही 95% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं। हमारे यहाँ एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली 1960s में जब हमारी इंडिविजुअल बिजनेसेस ग्रो हो रही थी, तो रेस्ट ऑफ एशिया में जायंट्स क्रिएट हुए। हमारे यहाँ ड्यू टू सोशलिज्म एंड अदर रीजंस, नेशनलाइजेशन वगैरह, हमारी स्टंट हो गई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, और उसका असर अब हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के पास कोई भी ग्लोबल या रीजनल कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10-15 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका विजन है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो बाहर जाना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लकी ग्रुप जो है वो सीमेंट प्लांट की बात कर रहा है अफ्रीका में। आरिफ हबीब इराक में स्टार्ट कर दिया है, अफ्रीका में चला गया। आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो फर्टिलाइज़र प्लांट की बात कर रहा है यूएस के अंदर, विच विल बी फर्स्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी कंपनी गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन द यूएस। इसी तरह फौजी ग्रुप जो है वो मोरक्को में था, जॉर्डन में था, अब और जगह बात कर रहे हैं। बट दीज आर ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस विच एक्चुअली शो अस कि कितनी कमी है। इंडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। उनके जो ग्रुप्स हैं, ह्यूज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने एक ट्रजेक्टरी पे ग्लोबल अपना काम किया। तो हमारे यहाँ क्योंकि बड़ी कंपनीज इतनी नहीं हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से नहीं देती है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बैरोमीटर की बात ना करें बल्कि रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो KSE 100 जो है बोथ मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर स्पेसिफिक दोनों चीज़ों को रखता है। तो इन अ वे वो दिखा रहा होता है आपको, अगर आप उसको गौर से देखें कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। फॉर एग्जांपल पिछले 3-4 साल में कंज्यूमर कंपनीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इकोनॉमी के अंदर भी हमने यही देखा। सीमेंट कंपनीज़ और ऑटो कंपनीज़ ने पिछले साल में डिस्पाइट ऑल द अदर प्रेशर्स, इनको पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑयल प्राइस जब कम आती है तो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। अब इसी पे सवाल कि अगर हम इंडेक्स कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इंडेक्स कंपोजिशन में हम जब देखते हैं तो बाय एंड लार्ज हमें KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं जो 1991 में हमने देखा, और उस वक्त से लेकर अभी तक हम 100 कंपनीज ही देख रहे हैं। वैसे तो 559 कंपनीज लिस्टेड है, एक्टिव कोई 350 के करीब है। अगर हम कंपोजिशन को देखें इंडेक्स की, तो सिर्फ अगर दो को देखें, ऑयल को और बैंकिंग को, अगर इसमें कोई स्लम्प आता है तो मार्केट में स्लम्प आता है। इसी के इंडेक्स में कंपोजिशन कोई 30-35 के करीब तो है, फीसद के करीब है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का भी अगर हम इंडेक्स की कंपोजिशन में देखें परसेंटेज अराउंड 12% है। तो यानी इसका मतलब है कि अगर 2-4 सेक्टर में कमी आती है तो पूरी मार्केट में हम कमी देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। आपका डायरेक्ट जवाब देने से पहले मैं एग्जांपल दे दूं। US के अंदर टॉप 10 टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, अगर हम इसको हटा दें तो S&P एक्चुअली नेगेटिव हो जाता। सिर्फ 10 कंपनीज ने आउट ऑफ मोर देन 6000 कंपनीज, उनकी परफॉर्मेंस ने S&P को पॉजिटिव टेरिटरी में रखा। इसी तरह आप अगर सिंगापुर में चले जाएं तो टेलीकॉम सेक्टर जो सिंगटेल है, सिंगापुर टेलीकॉम, वो सबसे बड़ा स्टॉक है, ह्यूज, और वो मूव करता है। इसी तरह हमारे यहाँ रीजन में अगर हम बात करें चाइना इंडिया में, उनके यहाँ भी इसी तरह है, हर जगह इसी तरह है। लेकिन डेप्थ अगर मार्केट में है तो इम्पैक्ट ज़रा कम होता है। हमारी मार्केट की डेप्थ कम है क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स इतने हैं नहीं, और फ्री फ्लोट जो है हमारा रिलेटिवली कम है। पूरा फ्री फ्लोट हमारा 25% है सिर्फ। अब वॉल्यूम्स पे आते हैं जी। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो एक वक्त था ना, आपको भी याद होगा कि 800 मिलियन तो हम देखते थे, अब अगर 100 मिलियन के करीब है। क्या क्या वजूहात हैं इसकी? अगर पिछले कोई एक साल को देखूं तो मुझे एज सच कोई स्ट्रेंथ, मुझे कहा जाता है ये कि भाई साहब सन 2005 देख लो, 2003 देख लो, हाँ 700-800 मिलियन। तो मैं कहता हूँ ये मुझे बताएं कि उसमें बदला कितना था। दैट्स राइट, मोर देन 50% बदला था
जिसमें क्रेडिट पे काम हो रहा और होता आज था। ऑलमोस्ट जीरो है बदला। इस वक्त ऑलमोस्ट ज़ीरो है बदला। तो सबसे पहले तो वहीं से आप हाफ कर दें चीज़ों को। प्लस एक चीज़ और देखें, वो ये है कि जो हमारी रेगुलेटरी रिजीम है उसको हम टाइट करते चले जा रहे हैं। कुछ एरिया में एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही टाइट कर दिया है, लेकिन हम करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से 4-5 महीने पहले हमने ब्रोकर्स के ऊपर एक ऐसा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रखवाया कि जो कस्टडी में उनके शेयर्स प्रोप्राइटी और क्लाइंट्स के शेयर्स जो होते हैं उनकी रिपोर्ट हर फोर्टनाइट पे, हर 2 हफ्ते में हमें दें। क्योंकि हो ये रहा था कि हमेशा क्या हो रहा था कि कहीं क्लाइंट के शेयर्स को प्लेज करके उससे तो नहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है। और वो ऐसा हुआ है हिस्ट्री में हमने देखा है, जो कोलैप्सेस हुए हैं उसमें कुछ ऐसे भी थे। तो उससे ये उसका नतीजा इमीडिएट तो ये है कि वॉल्यूम पे ज़रूर असर पड़ा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम सब एक्सचेंज, SECP, हुकूमत और मार्केट पार्टिसिपेंट यानी 400 ब्रोकर माशाल्लाह से अब हैं, इस चीज़ को समझ लें कि मार्केट की ग्रोथ ट्रेडिंग से नहीं होने वाली है, मार्केट की ग्रोथ इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने से होने वाली है। और हमने जो 400 ब्रोकर्स हैं अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जो इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम हमारा है, जिसमें हमारा 70 मिलियन से ज़्यादा खर्च हुआ है। फ़ी का बता दें कि क्या इनसे लिस्टिंग फ़ी, चूँकि अब तो इंटीग्रेशन होगी ना, कि तीनों की लेंगे कि जी एक देखें, एक वक्त था लाहौर था, इस्लामाबाद था, अब कराची था, अब तो एक हो गया, तो आप वो तीनों की फ़ी दें या एक ही? नहीं, हम तो अपनी जो फीस लेते हैं वही लेंगे। इस तरह कंपनीज का इमीडिएट फ़ायदा ये हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग ईयर उनको एक ही जो हमारी जो फ़ी थी वही पे करनी पड़ेगी, वो 2 फ़ी नहीं करनी पड़ेगी पे उनको, तो उनकी लिस्टिंग कॉस्ट इमीडिएटली कम हो जाती है। राइट। फिर इसमें जो आपके रेवेन्यू की बात करें, अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेवेन्यू की बात करें, तो आपके पास जो आता है रेवेन्यू वो तो जो ट्रेडिंग फ़ी है उससे आता है या फिर लिस्टिंग से आता है, इसमें तो कमी नहीं होगी। और फिर देखें आपके स्टाफ की बात करें, फिर अगर वॉल्यूम बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम आपका 100 मिलियन है और ये बढ़ के कोई 1000 मिलियन शेयर्स पर डे हो जाता है इंशाल्लाह, तो क्या लोग ज़्यादा रखने पड़ेंगे? कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे? देखिए, इसमें पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं। ये जो बिज़नेस है स्टॉक एक्सचेंज का, ये इसको कहते हैं इट्स ए लो ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस, यानी हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती हैं, चाहे मार्केट 50 मिलियन पर डे दे या 100 मिलियन पर डे दे या 500 मिलियन पर डे दे। मुझे एक मिनिमम IT सिस्टम्स, मिनिमम रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, मिनिमम स्टाफ रखना है। तो अब उसमें ओनली वे आई कैन रेज रेवेन्यू इस में वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बढ़ाऊं, उनसे ट्रेडिंग बढ़े। फीस हमारी रेगुलेटेड है बाय द SECP। हम अपने तौर पे, हालांकि अब सिंगल हो गया तो लोग मोनोपोली हो गई भाई, ये क्या पता नहीं क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक पब्लिक फ्रेंचाइज हैं। हमारा जो लाइसेंस है वो पब्लिक फ्रेंचाइज का, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट सामने रखा गया है। तो हम इसी तरह बगैर SECP की इजाज़त के फ़ी बढ़ा नहीं सकते हैं। SECP फ़ी बढ़ाने में जो कंजूसी करता है वो तो आपको पता ही है हिस्ट्री। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया कि हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे और कॉस्ट को कैसे कंटेन करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंटीग्रेशन हुआ तो 95% प्लस मार्केट की तो यहाँ पे वॉल्यूम थी, वो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस लाहौर इस्लामाबाद 5% करते थे, लेकिन मेरी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 15 to 20% बढ़ गई है। एज ए रफ फिगर 160 मिलियन रुपए सालाना मेरी कॉस्ट बेस में ऐड हो गए हैं, जिसका रेवेन्यू आज नहीं आएगा, 2 से 3 साल में आएगा। तो इसलिए मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, ब्रोकर हज़रात जो लाहौर और इस्लामाबाद के, कि आप मेरे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हैं, क्योंकि जितना आपको हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन आप मैक्सिमम तौर पे इन्वेस्टर्स बढ़ाइए। ब्रोकर्स की सपोर्ट के हवाले से ब्रेक पे हम जाते हैं, उसके बाद आके इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के हवाले से, ब्रोकर्स को कितनी सपोर्ट मिल रही है और ये 400 ब्रोकर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, इनको क्या फ़वाइद होंगे। और ये जो कहा जाता है कि जी अराउंड 60% ऑफ द टोटल 400 ब्रोकर्स, ये तो या तो फैमिली ओन है या इंडिविजुअल ओन है, एंटरप्राइजेस होती तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। क्या असल हक़ाइक़ क्या है, इसी बारे से नदीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे। वक्त का ब्रेक, का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के हवाले से। नदीम साहब ये फरमाइएगा
कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रोकर्स के हवाले से, बेनिफिट्स जो मिलेंगे ब्रोकर्स को TREC होल्डर जो फॉरेन के करीब है। एक तो बेनिफिट्स के हवाले से बताइएगा, दूसरा ये कि ये जो आम परसेप्शन है कि जी तकरीबन 60% से ज़्यादा तो ये लोग या तो इंडिविजुअल्स हैं या फिर फैमिली ओन्ड ये एंटिटीज़ हैं, क्या ये एंटरप्राइजेज होती तो ज़्यादा फ़वाइद होते, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक ब्रोकर्स का ताल्लुक़ है, अब माशाल्लाह से 400 ऑफिशियल ब्रोकर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। कुछ कम एक्टिव हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं, मगर एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि ब्रोकर्स अब एक यूनाइटेड बॉडी हैं, उनको एक नेशनल लेवल के ऊपर अपना नेशनल ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाना चाहिए, ताकि उनकी एक आवाज़, यूनाइटेड आवाज़ एज ए एडवोकेसी ग्रुप जैसे हर इंडस्ट्री में होता है उनके पास हो। ये अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। अब इस प्रोविंस, वो प्रोविंस, इस्लामाबाद, लाहौर ख़त्म हो जाना चाहिए। right. मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है सब लोगों को। यहाँ के जो कराची के ब्रोकर्स हैं हजरात, उनके लिए अब मैं मिल के आया हूँ अभी पिछले हफ्ते लाहौर से, उससे पहले इस्लामाबाद में, कि आई एम विथ एवरीबडी। हमारा एक्सचेंज जो है आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम पूरी तरह एक एक छोटे से लेके बड़े ब्रोकर, कहीं भी लोकेशन उसका हो, वही क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, वही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की मार्केट को आगे लेके चलना है। तो जब साइकोलॉजी और माइंडसेट ये होगा ना, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की इस चीज़ की कि ब्रोकर्स की जो इस वक्त इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़रूरी है किसी इंडस्ट्री को ग्रोथ में लाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप टॉप 50 ब्रोकर्स को निकाल लें इक्वेशन में से, तो दे मेक अप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि वो 80-20 का जो रूल कहलाता है ना, परेटो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 20% जो है वो आपके 350 ब्रोकर्स हैंडल करते हैं, एंड दे आर मॉम एंड पॉप शॉप जैसे आपने कहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंडस्ट्री का रिफॉर्म लेके आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, SCCP का स्पेशली इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम रिफॉर्म ऐसे लेवल पे इतना फास्ट ना ले जाएं कि इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँचने से पहले ही दब जाए। That's right. और इस वक्त जो एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडस्ट्री, ये है कि देखिए 6 आदमियों का हाउस है, बाप है, बेटा है या नेफ्यू है, अब वो चला रहे हैं अपना काम, थोड़ा बहुत प्रोप्राइटरी काम करते हैं, उनके 100-200 क्लाइंट हैं। अब हम उनसे कह रहे हैं कि आपके पास एक कंप्लायंस ऑफिसर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपके पास इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, IT का स्प्लैश एंटिटी लगे, एक एंटिटी, हाँ, एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो। अब बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस दे रहे हैं हम, तो हमें ये चाहिए कि इसकी टाइमलाइन हम बढ़ाएं और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि जो लोग ऑप्ट आउट होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में से, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव हो गई, आपने सुना होगा 0 कमीशन पर काम कर रहे हैं। अब मुझे कोई बता दे कि अगर कोई 0 कमीशन पर काम करे तो पैसे कहाँ से बना रहा है, इसका मतलब है पैसे कहीं और से बन रहे हैं, और वो नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस का इशू आ जाता है, वो होगा भी नहीं। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा, ट्रांसपेरेंसी हमारी तो यही कोशिश होती है। हम तो एक मिनिमम कमीशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वो मोनोपोलीज कमीशन बीच में आ जाता है कि भाई आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। मगर बहरहाल पॉइंट ये है कि अब फॉर एग्जांपल कस्टडी रखना किसी ब्रोकर के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उसको फिर इतने सारे रेगुलेशंस के साथ डील करना पड़ता है। तो हमने नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है उसके साथ एक इस तरह की फैसिलिटी बनाई कि अगर क्लाइंट चाहे, इन्वेस्टर चाहे, तो कस्टडी नेशनल क्लियरिंग के पास रहेगी, तो पूरे का पूरा जो झिक है ना वो ब्रोकर से ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश हमारी जारी है कि इतना ईज कर दें ऑपरेशंस को कि ब्रोकर्स एक्चुअली जाके जो मेन काम है वो करें, विच इज़ रिसर्च प्रोविजन, और साथ में इन्वेस्टिंग पब्लिक के पास सेवर्स को मार्केट में लेके आना। अच्छा, NCCPL या फिर CDC की बात करें, उन पे इन्फ्लुएंस तो नहीं है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एज सच, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं, इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि हम तीनों कैपिटल मार्केट के की इंस्टीट्यूशंस हैं, एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। जब आप बटन दबाते हैं बाय और सेल का, इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप NCCPL होता है जहां उसकी सेटलमेंट और क्लियरिंग होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप CDC होता है जहां पे जाके आपका शेयर बैठता है या निकाला जाता है। तो वो तो बहुत क्लोज है। हमारी 40% शेयर होल्डिंग है CDC में और तकरीबन 50% है NCCPL में। दुनिया में 2 मॉडल हैं। ज़्यादातर मॉडल ये हैं कि जो क्लियरिंग कंपनी होती है वो एक्सचेंज की 100% सब्सिडरी होती है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इज़ वन फंक्शन, और सीमलेस होना चाहिए इसको। तो इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर एक की कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दूसरे में है या नहीं है, बल्कि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन में, ताकि सिमिलर डायरेक्टरशिप्स हों,
एक वक्त में कोई भी सिचुएशन हो, स्पेशली क्राइसिस टाइम पे, कि अलग अलग काम नहीं हो रहा हो, इमीडिएट सब मिलके फ़ौरन उस चीज़ को फोकस कर सकें। राइट, अब लिस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो डू यू थिंक अब ये चूँकि एक इंटीग्रेटेड मार्केट है, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज विल बी देयर अगेन। अगर 10-12 साल पहले की बात करूँ, 10-12 साल पहले जब मेरी आपसे बात होती थी तो हम अक्सर ये कहते थे कि यार देखो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देखो, वहाँ पे 300 कंपनी तो हमेशा वेटिंग लिस्ट में होती हैं टू बी लिस्टेड। हमारे यहाँ एज सच ये फिनोमिनन है नहीं, कंपनीज खुद भी लिस्टिंग की तरफ नहीं आना चाह रही। अब क्या सिनारियो डू यू थिंक कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की फॉर्मेशन के बाद सिनारियो विल बी इंटायरली डिफरेंट, और 559 नहीं फिर शायद हम 1500? देखिए, लिस्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लिस्टिंग कौन कराता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं बात। लिस्टिंग वो एंटरप्राइजेस कराती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जिनको लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती है। अब आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप को देखें, पिछले 30-40 साल में हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। वी हैव जस्ट बिकम अ नेशन ऑफ इंडेंटर्स। इम्पोर्ट करो, कंज्यूमर को खिलाओ, इम्पोर्ट करो और सेमी फिनिश गुड्स को तैयार कर दो। हमारी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं है, और इसकी वजह यह है कि 12 सक्सेसिव हुकूमतों ने हमारी ग्रोथ को कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे लेके गए हैं। ये पहली बार है इस वक्त के इसहाक़दार साहब फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ पे, और इंशाअल्लाह ताला उसका पहला जो आप देखेंगे आपके सामने जब आएगा 2017 में, वो होगा एक मैसिव अमाउंट ऑफ लिस्टिंग आएंगी पावर सेक्टर से, कि पावर सेक्टर में जितना काम हो रहा है और जितनी फाइनेंशियल क्लोज हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, कमीशन से पहले लिस्ट किया जाता है। हबको का एग्जांपल आप देख लीजिए, कैपको को आप देख लीजिए, आईपीपीस को आप देख लीजिए। जब ये रेडी हो जाते हैं ना, जब फिर इनको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एक्विटी स्ट्रक्चर को सीधा करने के लिए लिस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ बाय द मिडल ऑफ 2017 और एंड 2017 मोर देन $2 बिलियन ऑफ लिस्टिंग कमिंग फ्रॉम द पावर सेक्टर अलोन। ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जब होगा हमारी इकोनॉमी, उस वक्त लिस्टिंग ज़्यादा होगी। दूसरी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं, उनको परेशानी होती है बैंकों से, करंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने के लिए। पिछली क्राइसिस के अंदर हमने अनफॉर्चुनेटली लीजिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सब कोई कैपिटल 2008 की क्राइसिस के अंदर जब मार्केट बैठी तो लिस्टिंग सेक्टर बिल्कुल, लीजिंग सेक्टर बिल्कुल उड़ गया, क्योंकि स्टेट बैंक ने बैंकों को संभाला, एससीसीपी मार्केट को देख रहा था, उन बेचारों को किसी ने देखा नहीं। अब इस बार हिजाजी साहब चेयरमैन एससीसीपी ने फोकस किया है एनबीएफआईज के ऊपर और लीजिंग सेक्टर को फिर बढ़ा रहे हैं। तो अब क्योंकि लीजिंग सेक्टर नहीं है, वो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर था फंडिंग का टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, के आप जनरेटर लीज कर लो, बिल्डिंग लीज कर लो, ऑफिस लीज कर लो, वो तो है नहीं अब। तो हम अब लेके आ रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज काउंटर हमारे एक्सचेंज के ऊपर, और इसकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी जो मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग होती है उससे। तो हमारा इरादा ये है इंशाल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल के अंदर कि ये वाला सेगमेंट जो है इसको हम इनकरेज करें लिस्टिंग करने के लिए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फंडिंग चाहिए होती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एक तो दुनिया भर में क्या हो रहा है, और दूसरा यहाँ पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ रेज कर सकती हैं फंडिंग टू गो फॉर द प्रोजेक्ट्स से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होती हैं? देखिए, जब आपकी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ पे आना शुरू होती है ना, तब ये चीज़ें आना शुरू होती हैं और उसके साथ एवोल्यूशन होता है। इस वक्त हमारे यहाँ डेट मार्केट, प्राइवेट सेक्टर डेट मार्केट तो बिल्कुल ज़ीरो है, और गवर्नमेंट सेक्टर डेट मार्केट बैंकों के पास है। हमने हुकूमत से ये कई मरतबा इल्तिजा की है कि हुकूमत टेस्ट करे इस मार्केट को, डेट मार्केट को, जो कैपिटल मार्केट है डेट के लिहाज से। अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, $42 बिलियन की बात हो रही है 10 साल में, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह हो भी जाएगा। हमने पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है सिंध कोल माइनिंग एंड पावर प्रोजेक्ट की, जिसमें चाइनीज़ भी इन्वॉल्व हैं। अब जब हम उसकी फाइनेंशियल क्लोज भी हो गई है वो बिल्कुल, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत अपने बजट के ऊपर क्यों स्ट्रेन डालती है? वो सीधा आए पब्लिक के पास, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के पास, पाकिस्तानी सेवर्स के पास। और मैंने तो ये प्रपोज किया कि पहले एक 10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर सुकुक कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर सुकुक में फ़ायदा ये है कि पीछे एसेट बैक्ड है, तो शरई तौर से भी जो शरिया लॉज हैं उनको भी कंफर्म करेगा। और हमारे यहाँ जैसे आपने देखा इस्लामिक बैंकिंग बहुत, इस्लामिक फाइनेंस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है शरिया प्रोडक्ट्स के अंदर। तो 10 बिलियन का एक टेस्ट करे फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ से फिर जाएँ हम प्रोविंशियल हुकूमत के पास। हमने
मुराद अली शाह साहब से भी बात की है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि 18वीं तमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैन रेज सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट। इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 0.5% ऑफ GDP वो रेज कर सकते हैं, जिससे सिंध का जो बनता है वो 25 बिलियन रुपए के करीब है थ्योरेटिकली। पंजाब का ज़्यादा है क्योंकि इट्स अ बिगर प्रोविंस। तो ये दोनों हुकूमतें इस पर काम कर रही हैं और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें कुछ पहल होगी। डेट मार्केट के हवाले से योर पर्सनल व्यूज़ क्या है? आई थिंक डेट मार्केट इज़ अ वेरी बिग एरिया जिसके अंदर बहुत ग्रोथ हो सकती है। कंट्रोल तरीके से होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए, लेकिन हमने तो अभी ज़ीरो भी नहीं शुरू किया है और उसकी डिमांड बहुत है। हमने देखा था कि प्रिटी लार्ज सुकुक्स पिछले साल जो आए थे एंग्रो के और के इलेक्ट्रिक के, विद इन 48 आवर्स एकदम से उठा लिए गए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनके पास लाइबिलिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं, डिपॉजिट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मगर उनको डिप्लॉय करने के लिए इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। तो ये गैप अगर इस वक्त इस्तेमाल किया जाए, कि देखें ज़िंदगी में चाहे मुल्क हो, इंसान हो, फैमिली हो, अपॉर्चुनिटीज़ की विंडो आती जाती रहती है। ये विंडो है इस वक्त, इस विंडो को हुकूमत को, इंडस्ट्री को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि इस मार्केट को आगे बढ़ाएं। राइट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है जिसमें 9 मेंबर्स होंगे, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सेकेंडली, ये जो 6% की हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट रेट 6% पे, इसका बेनिफिट आप समझते हैं कि कैपिटल मार्केट को मिला है? इसलिए कि अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में तो 36,000 तक मार्केट चली गई थी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोई 31-32 पे ही है, आज भी 31,500 के करीब है। अक्सर ये बातें की जाती थी कि जब भी एक वक्त था कि जब डिस्काउंट रेट 15% था तो उस वक्त कैपिटल मार्केट के लोग ही कहते थे जी अगर 15% पे डिस्काउंट रेट होगा तो कहाँ से आएगा इन्वेस्टर हमारे पास। अब तो 6% पे, जब 6% पे है तो इसका बेनिफिट तो डायरेक्टली उस तरफ जाना चाहिए, वो नज़र आ रहा है आपको या इन द डेज टू कम? काश जादू की छड़ी होती, यूँ करते तो यूँ हो जाता। सबसे पहली चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। गवर्नमेंट के पास और स्टेट बैंक के पास एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मिल जाती है जब आपके पास प्रोफेशनल्स की और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके ऊपर तश्कील की जाए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये तो बहुत मेजर प्लस स्टेप है। अब उन्होंने इस बार जो स्टेप लिया, उन्होंने अपने रेट्स को सेम रखा, हालांकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन हमें इस मुल्क के अंदर जिसकी सेविंग्स रेट बहुत लो है, हमें रियल रिटर्न देना चाहिए और उसी वजह से हमें एक सर्टन रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ तक इन्होंने बिल्कुल सही किया। दूसरे, अब आप बात करें कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह चलती है कि मॉनेटरी पॉलिसी शुरू होती है बिल्कुल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से, जो कि स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट होता है, जिससे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट इफेक्ट होते हैं। जब आप इसको चेंज करते हैं या इसके ऊपर कोई चीज़ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट पे जाके पड़ता है और लॉन्गर रेट्स भी इसी तरह इफेक्ट होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की 50% से प्लस इकॉनमी जो है अनरेगुलेटेड है या अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश इकॉनमी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है ना वो ठीक नहीं है, यहाँ पे कमज़ोर है। तो हमारा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो कमज़ोर है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो एफिकेसी है पाकिस्तान में वो ज़रा लिमिटेड है और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को 3 चीज़ें देखी जाती हैं अमूमन सेंट्रल बैंक के पास जब होता है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल बैंक का सबसे मेजर काम ये है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़े, वो अभी रिस्क नहीं है। दूसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया इंटरेस्ट रेट तो एक्सचेंज रेट पे फ़ौरन असर होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें स्टेबल रहती हैं तो बिजनेस प्लानर जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, वो आगे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के और प्लानिंग के साथ सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट शुरू हो जाए तो आप प्लानिंग ही नहीं कर सकेंगे। तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही एक मुनासिब स्टेप है और आई होप ओवर टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन चीज़ों को सामने रखते हुए एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे फॉर द इकोनॉमी। एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी जो इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है व्हाट इज दैट? हमारे यहाँ जो डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट 2012 में पार्लियामेंट ने पास किया था और प्रेसिडेंट ने साइन किया था, उसके बाद उसके कई फेजेस थे। फेज़ 1 तो डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन था, जिसमें एक्सचेंज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक रेगुलेटरी
और एक कमर्शियल। रेगुलेटरी का काम था कि वो रेगुलेट करे, कमर्शियल का काम था कि वो डेवलप करे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, वो हो चुका। इस वक्त बोर्ड पे 6 जो हैं SSCP के नुमाइंदे हैं और 4 से ब्रोकर्स के हैं, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल किया गया। पहले तो SSCP के 5 हुआ करते थे, पहले 5 थे, उससे पहले तो थे ही नहीं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वी हैव गॉन बिकॉज दिस इज अ पब्लिक सर्विस, पब्लिक इंटरेस्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। उसके बाद वाला जो 4 जो हैं ये इलेक्टेड हैं, इलेक्शन होने भी वाले हैं 24 तारीख को, तो अब देखिए इंशाल्लाह ताला मे द बेस्ट पर्सन विन। उसके बाद जो है इंटीग्रेशन का फेज़ था, वो भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया, बड़ी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। तीसरा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो बैलेंस शीट है उसको कार्व आउट करना है, क्योंकि इसमें रियल इस्टेट बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी इस वक्त इक्विटी 8 बिलियन रुपए के करीब है, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 बिलियन रुपए जो हैं रियल इस्टेट है, विच इज़ ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अलग कर दिया जाएगा। 4 बिलियन की जो इक्विटी है उसको ऑपरेशंस कहा जाएगा, ऑपरेशंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस कंपनी PSX। इसके 40% का जो हिस्सा है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को दिया जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, और उस जैसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाता है या कंसोर्टियम आ जाता है 20% फर्दर जो है पब्लिक को दिया जाएगा थ्रू IPO। तो ये पूरा प्लान है। होल्डर्स को कितना होगा? TREC होल्डर इन सारी चीज़ों के बाद 40% पे रह जाएंगे, डायरेक्ट जो ब्रोकर्स हैं अभी। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जो 40% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है जी, इस हवाले से शायद एक कोई प्रेस रिलीज भी आप लोगों की तरफ से आई थी कि बोर्सा इस्तांबुल इज मोर इंटरेस्टेड इनटू गोइंग फॉर इट। कई लोग इंटरेस्टेड हैं। बोर्सा इस्तांबुल ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, हम उनसे बात भी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अलावा भी हमसे उनकी रिलेशनशिप है, बिकॉज हम क्रॉस लिस्टिंग की भी बोर्सा इस्तांबुल से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज अगर लिस्ट करना चाहें बोर्सा इस्तांबुल में तो उसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो वो एक अलग प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। फिर डेटा वेंडिंग, जो हमारा डेटा है वो बोर्सा इस्तांबुल यूरोप में हमारे बिहाफ पे सेल करेगा और हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। इससे इनकम कोई सब्सटेंशियल इनकम आती है डेटा वेंडिंग? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेटा वेंडिंग कैन बी ए ह्यूज थिंग, रेवेन्यू जनरेशन सोर्स। और उसके अलावा हम कतर स्टॉक एक्सचेंज से भी इन टच हैं। हम गए थे कतर, वो लोग भी यहाँ आए थे, हमारे सारे लोगों से वो मिले हैं। हमने इनिशिएट की है बात अभी रिसेंटली लंदन स्टॉक एक्सचेंज से भी, और हमारा इरादा है कि हम डॉयचे बोर्स को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि डॉयचे बोर्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 10% अब से 10-15 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो साउथ एशियन मार्केट का उनको सेंस है, तो हम उनसे भी बात करके देखेंगे क्या होता है। तो अभी रेडार पे हमारे पास ये 4 हैं। उसके अलावा हमने नेस्डेक से भी बात की थी, मगर नेस्डेक जो है वो वाया इस्तांबुल आना चाहता है कि नेस्डेक की टेक्नोलॉजी बोर्सा इस्तांबुल इस्तेमाल करता है, और नेस्डेक ऑलरेडी हैज़ 10% स्टेक इन बोर्सा इस्तांबुल। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड अगर देखें, क्या बोर्सा इस्तांबुल अगर हम देखें तो वहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन हुई थी ना, बोर्सा इस्तांबुल बनने से पहले तो इट वाज नॉट ए काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट, तो उससे कोई बेनिफिट हमें डिराइव होगा क्या? एज सच तो नहीं होगा कि उनका इंटीग्रेशन मुख्तलिफ था। उनका इंटीग्रेशन ये था कि उनके पास स्टॉक मार्केट थी, गोल्ड मार्केट थी और फ्यूचर्स मार्केट थी। उन्होंने इन तीनों मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया। हमारा रेगुलेटर इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से देख रहा है। हमारा रेगुलेटर ये कह रहा है कि आप लोग जो हैं आप प्राइमरीली स्टॉक और एक्विटीज़ में फोकस करेंगे, और इन्हीं के फ्यूचर्स पे अगर आपको करना है तो हम एक फ्यूचर्स बिल आने वाला है जो कमोडिटी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स, डेट फ्यूचर्स को भी देखिएगा, तो हमें उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कमोडिटी पे हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते हैं कि एक कमोडिटी एक्सचेंज ऑलरेडी मौजूद है अभी क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा छोटा सा शेयर उसमें है। वी वांट टू मेक दैट स्ट्रॉन्ग, तो उसमें हम जिस तरह की सपोर्ट और दे सकते हैं देंगे, लेकिन हमारा रेगुलेटर जो उसका विजन जो है वो स्लाइटली मुख्तलिफ है वहाँ पे जो इस्तांबुल में हुआ था उससे। अब आखिर में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगेन अगर हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देखें तो आपसे मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में 2004-05 में जब हुई, तो आपने कहा कि जी उस वक्त देखें, उस वक्त की बात है कि 2004 में इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की थी, विद एवरी पासिंग ईयर बढ़ती रही। अब यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लॉन्च होने के बाद, फॉर्मेशन के बाद, आप क्या देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? इसके 2 पहलू हैं, अगर मैं जल्दी बता दूं। एक तो पहलू है कि वो चीज़ें जो हम एज एन स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं या हमारा रेगुलेटर कर सकता है, जिससे फॉरेनर्स के ऊपर, फॉरेनर्स को कॉन्फिडेंस आएगा इस मार्केट के ऊपर, वो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सिक्योरिटी ऑफ द एक्सचेंज, एफिशिएंसी ऑफ द एक्सचेंज, और हम MSCI से बहुत क्लोजली बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 6-8 हफ्ते में हम शायद जाएंगे रेगुलेटर के साथ MSCI उनसे मीटिंग करने के लिए कि पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग करें, ताकि पाकिस्तान जो है
फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में आ जाए तो वो इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्स, उसमें $1 ट्रिलियन इन्वेस्टेड हैं, फ्रंटियर मार्केट्स में कपल ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी फ्रंटियर मार्केट में बेसिकली आए थे वो 2008 की जो क्राइसिस थे उसकी वजह से आए थे। एक वजह मेन वजह वही थी कि मार्केट हमने बंद कर दी थी। अब वो पावर 2015 के सिक्योरिटीज़ एक्ट ने ख़त्म कर दिया है, एक्सचेंज के पावर्स हटा दी गए हैं, ये पावर चला गया है SSCP के पास, और SSCP भी अकेला ये नहीं डिसीजन ले सकता है, विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ए कमेटी उसको लेना पड़ता है। नदीम नकवी साहब, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।